और अब स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को हम मजबूत कर सकें। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत से जुड़े क्या क्या कानूनी प्रावधान है, कानूनी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता चेतन शांडिल्य हमारे साथ है। चेतन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हम एंटीसिपेटरी बेल की सर हम लोग बात करते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल का मैं कंसेप्ट दरअसल समझना चाहूंगा कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल जिसको 438 सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है, इसको अग्रिम जमानत कहते हैं। आपके खिलाफ कोई भी नॉन बेलेबल अगर आप एक्ट कमिटेड है या आपके खिलाफ दर्ज है, उसके लिए आप अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन जिसको आप कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं जी। जबकि कुछ जजमेंट्स ऐसे हैं कि सीधा आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अग्रिम जमानत में आपको जेल जाए बगैर जमानत दी जाती है और आपकी कंडीशंस बताई जाती हैं कि आप क्या क्या कंडीशंस फॉलो करेंगे। ठीक है सर, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब एप्लीकेशन देते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है और क्या जो किन किन तरह के अपराधों में ये एंटीसिपेटरी बेल हम लोग ले सकते हैं? देखिए, एंटीसिपेटरी और अग्रिम जमानत का सिर्फ एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिसमें आप नॉन बेलेबल एक्ट्स जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उसके अगेंस्ट में आप ऑफेंस के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जबकि जैसा मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है जी, आपके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज नहीं भी है, अगर कंप्लेंट है, उसमें भी आप अपने लिए अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए कंसर्न्ड पुलिस थाने में उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उस कंप्लेंट पे जो व्यक्ति काम कर रहा है उसमें आपको बुलाया जा सकता है और उसके दरमियान उसको बताया जा सकता है कि आप संबंधित अक्यूज को इतने दिन का नोटिस देंगे और उसके बाद ही आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, जिसको कि इंटरिम बेल बोला जा सकता है, जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पे आपको दी जाएगी। जी, ठीक बात है। लेकिन आपने जो कहा कि कंप्लेंट पर भी हम लोग एंटीसिपेटरी बेल कर सकते हैं, लेकिन जो हीनियस क्राइम्स होते हैं अगर उसमें किसी को एक्यूज बनाया जाता है तो क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर या किसी और तरीके से भी हम एंटीसिपेटरी बेल लेने के लायबल होते हैं? देखिए, हीनियस में अब ये कोर्ट का ये आपका एफआईआर डिसाइड करती है प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपके लिए कौन कौन सी आपने क्या गलत किया है। अगर उसकी क्वांटम दी जिसको आप बोल सकते हैं जिसमें जघन्य अपराध की श्रेणी में जो आपने पूछा है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपने क्या जघन्यता का अर्थ क्या निकलता है, कहीं कहीं आपको फंसाया तो नहीं जा रहा है, तो ये कोर्ट डिसाइड करती है कि जघन्य अपराध की श्रेणी में है या नहीं है। उसके बाद आपको दिया जाता है इंटरिम जी, जिसको फिर एंटीसिपेटरी में बोला जाता है जी। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। इस वक्त अजमेर से हमारे दर्शक शोवर सिंह हमारे साथ हम जुड़ चुके हैं। शोवर, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो, भगवान सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ, नमस्कार सर। जी वर्ष बताइए। सर, ये बस पूछा था कि राजे महाराजाओं के टाइम की जमीन या प्लॉट के पट्टे वैलिड है कि नहीं आज की तारीख? जी, वो वैलिड है कि नहीं जमीन की राजे महाराजाओं ने? सिंह, आपकी आवाज साफ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच चुका है।
इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम जल्द आपको कॉल करेगी, आपकी समस्या सुनकर बेहतर सहायता आपकी जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। सर, जब एंटीसिपेटरी बिल की हम लोग बात करें तो उसका प्रोसेस पूरा क्या होता है? अगर आपको खबर लगी कि भाई आपको किसी अपराध में शामिल किया गया, आपको आरोपी बनाया गया है किसी भी रिपोर्ट के आधार पर, अब आप एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो आपको सबसे पहले जब सूचना आपको मिलती है किसी भी द्वारा, सूत्र का जरूरी नहीं आपको बताया जाना, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट आपके पास अगर होती है तो कोर्ट उसका संज्ञान जरूर लेती है। ना होने के संबंध में आप कोर्ट को अपनी अग्रिम जमानत याचिका पे ये बता सकते हैं कि ये ऐसा हुआ है, मुझे ऐसे बुलाया जा रहा है या ऐसा बोला गया है जी। उसका ब्यौरा आपको पूरा अपनी याचिका में देना होगा, जिसको कोर्ट संज्ञान लेते हुए, जैसा मैंने बताया, एक 0 FIR हुई। अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट आप पे दर्ज है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को काउंटर करते हुए आपको यह बताना पड़ेगा कि इस अपराध से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसको देखते हुए कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको अग्रिम जमानत पे करेगी। ये मैक्सिमम जो दुश्मनी टू, मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा, फिर उसको हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूं। एंटिसिपेटरी बेल इज अ रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 438 which gives a person right to prevent the abuse of the process of law and going behind the bars, जिसमें आपको पूरा बचाव कोर्ट द्वारा समर्थित किया जाता है कि आप जेल में ना जा सकें और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर अपना पक्ष रखते हुए बाहर आ जाए। जी, ठीक है। लेकिन सर, इससे क्या ये प्रोबेबिलिटी नहीं रहती कि अगर जो एक्यूज्ड है, अगर वो जेल से बाहर रहेगा, उसका अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो इन्वेस्टिगेशन को वो हैम्पर कर सकता है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन प्रथम सूचना रिपोर्ट पे जारी होती है, वो पहला चरण है। आप दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। पहले चरण में आप संज्ञान कोर्ट लेते हुए आपको डायरेक्ट करेगी कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और अपना पक्ष इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने रखें। जब आप पक्ष रखते हैं उसके द्वारा, तब बाकी बताया जाता है कि आपके खिलाफ जो भी सबूत कंप्लेनेंट वादी ने दिए हैं, वो प्रतिवादी अक्यूज होने के बाद वो अपना पक्ष रख रहा है और वो क्लियर मिलता है कि आपके द्वारा किया हुआ अपराध जी, वो जो बताया गया है उसमें काफी संभावना ऐसी है जो कि गलत आता है, गलत दिखाई देता है। ठीक है। इस वक्त कानपुर से अमित हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। अमित, अपनी बात रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है अमित? हाँ सर, आ रही है जी। अमित, अपनी बात आप रखिए। सर, मेरी मिसेज ने अभी एक केस डाला हुआ है 30 अप्रैल में 498 जी। हाँ, तो सर उसका समाधान बताइए, तो कैसे क्या करना होता है? आपकी कंप्लेंट में क्या लिखा गया है? FIR की कॉपी जो आपके पास है उसमें क्या लिखा गया है? सर, उसने ये लिखा है कि मतलब मारते हैं और दहेज की मांगते हैं, मोटरसाइकिल मांग करते हैं और पैसा से करते हैं, मारतोड़ करते हैं, ऐसा लिखा है सर। चलो ठीक है सर, आपके पास मैं आऊंगा कि क्या रेमेडी इनको मिल सकती है, पहला कदम का क्या होना चाहिए? अमित जी, देखिए, आप कानपुर से बोल रहे हैं, तो कानपुर और अपने उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं। यहाँ आपको अरेस्ट स्टे के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन कंसर्न थाना जो आपको बुला रहा है वो आपको कहीं भी किसी भी वजह से आपके या आपके परिवार के सदस्यों में से किसी को भी परेशान नहीं कर सकता है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जजमेंट दिए हैं, जिसमें अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में साफ साफ कहा गया है कि आप पति एवं उसके परिवार वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको सेक्शन 41 CRPC में नोटिस इशू कर बुलाएंगे और अपना पक्ष रखने को बोलेंगे। इसमें ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता है। ये एकदम गलत धारणा 498 के खिलाफ बनाई जा चुकी है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों में क्लियर बोला है कि ये लीगल टेररिज्म है। लीगल टेररिज्म एक एक्सटॉर्शन एक्ट जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। आप कुछ और पूछना चाहेंगे? चलिए, अमित, हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर फोन करके आप कभी भी किसी भी सहायता के लिए मैं कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, ये जो बात आपने कही है कि किसी भी परिवार वालों को अगर 498 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि
पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है, और कई दफ़ा थाने भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो वो भी तरह का परेशान करना ही हुआ पूरी फैमिली को। तो क्या उसके खिलाफ फैमिली कोर्ट में कंप्लेन कर सकती है पुलिस? जी हाँ, एकदम हर तरीके से, हर संभव तरीके से कोर्ट में कंप्लेंट की जा सकती है, या पुलिस के उच्च अधिकारी, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब बुला रहे हैं, उनके द्वारा किया हुआ कोई भी काम जो कि सीआरपीसी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, जिसका संज्ञान उनके उच्च अधिकारियों को लेना ही पड़ेगा। और ऐसा 498 एवं अन्य अपराधों, महिलाओं से रिलेटेड अपराधों में नहीं किया जा सकता। और 498 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एकदम क्लियर बता चुके हैं कि इसमें अरेस्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिक और मैकेनिकल अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। इस वक्त लखनऊ से नूरी कुरैशी हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। नूरी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। यहाँ सर हम लखनऊ से बोल रहे थे सर, हम लोग बापोर्ट के घर में रहते हैं और हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ से जा चुकी। पहले हमारे दादा किराया देते थे, फिर हमारे पापा, फिर हमारी माँ, और हम लोग ने इतनी दौड़े लगाई है सर, ये घर अपना हो जाए। हम लोग का कोई नहीं है, ना हमारे माँ है, ना बाप है, ना चाचा है। हम लोग भाई बहन यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये घर हम लोग ने बहुत दौड़े कि हम लोग का खुद का नहीं हो पा रहा है। ये हम लोग किराया देते, जिससे का बहुत थक गए। हमारे भाइयों का कोई धंधा ठीक नहीं है। अब बताइए हम क्या करें? मकान किसके नाम का है? किसका मकान है? ये हमारी माँ के नाम का है, जिनका इंतकाल हो चुका है। ये आपकी माँ के नाम का है जी। तो आप किराया किसको देते हैं? किराया हम यतीम खाने में जाके देते हैं। तो क्या कोई अग्रीमेंट पहले हुआ था आपका इस चीज के लिए? ये हमारे दादा के जमाने से शायद एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, बस क्या इसका किराया देते चले आ रहे। हुआ भी था तो वो लोग पूरा हम लोग को बताते ही नहीं है, बोलते बस आप लोग किराया दीजिए, बस आप लोग कहते आप 50,000 दे दीजिए, खाली कर दी। बताइए इतना बड़ा घर, हम लोग का सर पे किसी का साया नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना दादा। नहीं तो किराया किस बना पर देते हैं? अगर आपकी माँ के नाम घर है तो किराया किस लिए देते हैं आप लोग? ये यतीम खाने का घर है कहते हैं, ये यतीम खाना है, इसका किराया देना पड़ेगा। जबकि यतीम खाने के और लोग हैं, उनका खुद का हो चुका है घर, वो लोग अगर देते भी हैं तो क्या इसके पेपर्स हैं आपके पास? जी हाँ, हमारे दादा के जमाने से पेपर हम लोग के पास रखे, लेकिन ये अब साहब जिनके पास पैसा होता है उनके बोलबाला होता है। चलो ठीक है नूरी, आपकी बात मैं समझ गया। चेतन जी आपके पास में आता हूँ इस बात को लेकर। मोहतरमा, आपका नाम आप फिर से बताएं, क्या है? मेरा नाम सर नूरी कुरैशी है। कुरैशी, मिस कुरैशी, देखिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। जितना आप बता रही हो, जितना हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर, आप यतीम खाने में रह रही हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी। और आप ये भी बता रही हैं कि आपके इसके पास कागज हैं। आपको कानूनन सलाह लेने के लिए एक लीगल सेल फ्री लीगल हेल्पलाइन होती है, जो कि आपके लखनऊ से बोल रही हैं आप? जी। लखनऊ की कचहरी में आपको जाना पड़ेगा और वहां पे मिलना पड़ेगा, या आप कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट, आप समझ पा रही हैं मुझे? कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट को आप लिख कर दे सकती हैं, जो कि आपको लीगल हेल्प कराई जाएगी फ्री में। या जिला अधिकारी महोदय को आप एक पत्र दे सकती हैं, जो आपके लिए एक फ्री लीगल हेल्प कराई जाएगी, जिसका कोई, जो आप अपने पत्र या जो भी कागज आपके पास हैं वो उनको देंगी। उसके द्वारा वो पता लगाएंगे कि क्या आप बोल रही हैं, कितना उसमें और क्या हो सकता है कानूनी तरीके से। कानूनी मदद पूरी आपको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नूरी, मैं उम्मीद करता हूं जो चेतन ने कहा है वो बेहतर आपके लिए मददगार साबित होगा। आप वो तरीका जरूर अपनाइए। उसके अलावा अगर आप चाहती हैं तो आप कागजात हम तक भी भेज सकती हैं। यहाँ पे आपकी अगर कॉपी में रिसीव होती है, उसके बाद हमारी तरफ से भी पूरी सहायता पेपर को पढ़ने के बाद आपकी जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। सर, 0 FIR का जिक्र आपने किया, तो 0 FIR दरअसल क्या होती है? 0 FIR, 0 कंप्लेंट, जिसको और तरीके से बोला जा सकता। आप अगर कोई भी वादी कंप्लेनेंट कोई कंप्लेंट थाने में दर्ज करता है या देता है जी, जिसपे मुख्य रूप से जो पुलिस की तकनीकी खामियों में जिसमें बोला जा सकता है कि कंप्लेंट दर्ज नहीं होकर कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है जी। और उस संबंध में एक जानकारी और होती है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट जो लंबित है, आपको उस कंप्लेंट में बुलाया गया और थाने में बैठा लिया गया जी, जबकि आपको कानूनन एंटीसिपेटरी बेल में एडमिशन हो सकता था और आप अपना पक्ष रख सकते थे जी, जो कि आप नहीं रख पाते, और फिर आपको वहां से इन्वेस्टिगेट करते हुए जेल भेज दिया जाता है, जिसके लिए आप उस संबंध में आपको बुलाने के समय, जिस समय आपको
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर IO बुलाता है जी, उस दरमियान आप कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए अग्रिम याचिका दायर कर सकते हैं और बता सकते हैं जब तक आपको नोटिस नहीं दी जाएगी आपको थाने नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है सर, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में जो बात कर रहे थे, क्या ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन से बचने के लिए टूल की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता हो? देखिए, ये संबंधित विषय से टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हर केस के अपना अलग पहलू होता है, उसमें संबंध में देखना पड़ता है कि ग्रेविटी ऑफ द एक्विजिशन क्या है, लेटेस्ट डिग्री ऑफ हीनियस कैटेगरी में आ रहा है नहीं आ रहा है, या इसको इसलिए फाइल किया गया है कि उनको जेल भिजवाकर अक्यूज को जेल भिजवा दिया, अक्यूज बना दिया गया, उसको जेल भिजवा दिया जाए और उसके बिना पे कुछ अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले, उसको कोर्ट देखने के लिए है। हाँ, ठीक है। इस वक्त सर मुंबई से संतरीफ हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर जी, 1 साल पहले मेरे घर से मेरी वाइफ चली गई थी, तो उसके 2-3 महीने बाद उन्होंने मेरे पे DV का केस चला था जी, और वो अभी तक चलता आ रहा है। बट एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी कि वो लोग म्यूचुअल सेटलमेंट की बात कर रहे थे जी, बट अभी उन्होंने मतलब म्यूचुअल सेटलमेंट की बात करी, जो लास्ट डेट थी उससे उन्होंने म्यूचुअल सेटलमेंट की बात करी और उन्होंने एक कुछ अमाउंट मांगी। हमने इनकार किया और हमने बोला हम केस आगे लड़ना चाहते, बट उन्होंने क्या बोलते हैं, मतलब उन्होंने बहुत अनाप शनाप बोला और वहां से कोर्ट के मैटर खत्म हुआ, उन्होंने मुझे धमकी दी जी। इसके अगले केस पे जब हम गए, मैं और मेरे पापा हम गए केस पे, रिटर्न आने के टाइम पे रात को उन्होंने मेरे से असॉल्ट करवाया, जिससे मुझे 20 टाके आए और ये 20 दिन पुरानी बात है और उनसे FIR भी हुई है, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। ठीक है चेतन जी, आपके पास मैं आऊंगा कि क्या कर सकते हैं। आपकी जो वाइफ हैं, आपका DV एक्ट में केस चल रहा है, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ सर जी। आपका DV एक्ट में क्या मीडिएशन हुआ था, मध्यस्थता के लिए आप लोग गए थे? हाँ, मीडिएशन हुआ था कि आप सेटलमेंट कर दिया आपस में, हम जज के पास ही बैठे थे सेटलमेंट के लिए। मतलब नहीं, जज माननीय जज महोदय मध्यस्थता नहीं करेंगे, ये मीडिएशन सेंटर में होता है। हाँ, मतलब वही जो सेंटर नहीं, मीडिएशन सेंटर में आपके द्वारा आपके खिलाफ जो अभद्रता की गई, क्या इसको कहीं आपने कोर्ट को बताया? FIR की कॉपी दी है ये वाले डेट पे। आपने किस धाराओं में FIR, जो कंप्लेंट दी थी पुलिस ने, किस धाराओं में FIR दर्ज की है? 304, 303 जो मेन धारा है और बाकी और भी धारा है, वो 109 और भी 2 धारा दी है उन्होंने। आप 304, आपके टाके कहाँ लगे हैं? 20 टांके हैं। कहाँ लगे हैं? शरीर के किस स्थान में टाके लगे हैं? एक सेकंड होल्ड करके आपको मैं धाराएं बताऊं, मेरे पास नहीं, मेरे को आप धाराएं नहीं बताइए, इतना आपको मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दें। आप बताएं आपको टाके की शरीर के किस स्थान में लगे हैं? मुझे मेरे हाथ पे लगे हैं और 9 टूटे हैं। 1 मिनट, 304 324, सॉरी आई एम। चलिए, आप इस मैटर में 295 CRPC में एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित करते हुए, ये हिंदी में बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूं। 295 ऑफ द CRPC सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट कंसर्न कोर्ट। उसमें फाइल करिए इसमें, और IO का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का बताइए कि वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। चलो ठीक है संदीप, आप एक काम और कर सकते हैं, जो चेतन साहब ने कहा है वो चीज़ आप बिल्कुल करें। उसके अलावा अगर आपको आगे भी कोई दिक्कत होती है तो आप पेपर हम तक भेज दीजिएगा, हमारी टीम जो है उनको पेपर्स को सही तरीके से परख कर आप तक सहायता हम लोग जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका भी हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी इस बारे में देने के लिए, दर्शकों की समस्याओं को बेहतर सुलझाने के लिए। इंडियन लीगल सर्विस फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है और यहाँ पर लीगल हेल्पलाइन में आप अपनी किसी भी लीगल समस्या के लिए, किसी भी कानूनी समस्या के लिए हमसे निःशुल्क कानूनी सहायता पा सकते हैं। नमस्कार।